आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी एवं मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। आज की क्लास का टॉपिक है मेथड्स ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, पर्यावरण मनोविज्ञान की विधियां, जिसमें मुख्य रूप से 4 विधियों का अध्ययन करना है। प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड, अनुरूपण विधि, सिमुलेशन मेथड, सहसंबंधात्मक विधि, कोरिलेशनल मेथड, आत्म अभिलेख विधि या सेल्फ रिपोर्ट मेथड। यहां पर हम सिर्फ 3 विधियों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो पहली विधि है प्रयोगात्मक विधि, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। आपको यहाँ आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, यहां से आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले अनुरूपण विधि के बारे में, जो कि है सिमुलेशन मेथड। अब कई बार होता क्या है, आपने देखा होगा कि कई बार हम वास्तविक परिस्थितियों में हर चीज का अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार समय सीमित होता है, साधन भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वास्तविक परिस्थितियों की तरह ही एक कृत्रिम परिस्थिति का निर्माण किया जाता है, जो कि एकदम वास्तविक परिस्थिति की तरह लगती है। जैसे आप देखें तो आजकल बहुत सारे ऐसे नक्षत्र ग्रह खुल गए हैं, जहां पर क्या होता है कि आप जाते हैं वहां पर आपके आंख पे एक चश्मा लगाया जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आप पृथ्वी से बाहर जा चुके हैं, ग्रहों के बीच में हैं, ब्रह्मांड के बीच में आप घूम रहे हैं, प्लैनेट्स आपके इधर से उधर से जा रहे हैं। तो वास्तविक परिस्थितियों में ये संभव तो है नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा साधन लगेंगे, लेकिन यहाँ पर कृत्रिम रूप से आपको वहां पहुंचाया जा रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे वास्तविक परिस्थितियों के रूप को कृत्रिम रूप में निर्माण किया जाता है। यहाँ पर देखें, बताया जा रहा है इसी चीज को कि जब अनुसंधानकर्ता के पास समय और साधन सीमित होते हैं और पर्यावरण की वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करना कठिन हो जाता है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें वास्तविक परिवेश से मिलते जुलते परिवेश का निर्माण किया जाता है। इसी तरीके से अनुरूपण का शब्द को ही हम देखें तो अनुरूपण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वैसा ही रूप, मतलब जो वास्तविकता में था उसी के समान वातावरण, जिससे प्रयोज्य को वास्तविक पर्यावरण का आभास हो सके और जो प्रयोग की विश्वसनीयता और वैधता है उसको भी बनाए रखा जा सके। तो समझ में आया, अनुरूपण विधि में वास्तविक परिस्थितियों की तरह ही परिस्थिति का निर्माण करके या उससे मिलते जुलते परिस्थिति का निर्माण करके अध्ययन किया जाता है। इसका एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं। जैसे आजकल आप देखें कि अभी कोरोना के टाइम पर क्या हो रहा है कि जो क्रिकेट होता है, जो मैच होता है, कोई भी खेल हो, तो ज्यादातर खेल में, जैसे अभी कल क्रिकेट का मैच हो रहा था, तो ग्राउंड पूरा खाली रहता है। लेकिन अगर आप टीवी में देखते हैं तो टीवी में बैकग्राउंड वॉइस ऐसी आती है कि ऐसा लगता है कि वहां पर काफी ज्यादा क्राउड हो और बाउंड्री लगने पर या विकेट गिरने पर वहां पर बहुत तेज शोर शराबा हो रहा हो। लेकिन अगर आप टीवी में देखें
तो जो सीटें रहती हैं वो सीट्स पूरी की पूरी खाली थी, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा था कि अब बहुत ज्यादा आवाज आ रही हो। तो वो क्या किया जा रहा था, वो जो एक्चुअल कंडीशन है, जो पहले मैच होते थे जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड होता था, तो उस परिस्थिति का एक निर्माण किया जा रहा है। अब अगर आप आंख बंद करके केवल टीवी की तरफ ना देखते हुए अपने काम में बिजी हैं और केवल टीवी की वॉइस सुन रहे हैं, तो आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि वहां पर क्राउड नहीं है। आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा भीड़ है, हजारों लोग बैठे हैं, दर्शक बैठे हैं, सब मैच का मजा ले रहे हैं। तो ये क्या किया गया, ये एक तरीके के वास्तविक परिस्थिति का निर्माण किया गया। अब यहां पर डेसन नामक एक मनोवैज्ञानिक ने भी इसी तरीके का एक शोध किया। उन्होंने क्या किया कि एक कमरे का पार्टीशन करके प्रयोज्य पर भीड़ के प्रभाव का अध्ययन किया। मतलब एक कमरा लिया, कमरे को 20 से डिवाइड करके, अब उसमें एक तरफ क्या किया, प्रयोज्यों को रखा गया और दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे लगे कि बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि खिड़की व दरवाजों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि प्रयोज्य को ऐसा आभास हुआ कि दूसरी ओर भी प्रयोग चल रहा है, जिसके कारण उसने वैसे ही व्यवहार का प्रदर्शन किया जैसा भीड़ वाले वातावरण में व्यक्ति का व्यवहार होता है। मतलब इस तरीके से देखें कि मान लीजिए एक कमरा है और कमरे में 20 से एक दीवार खड़ी कर दी गई है। अब दीवार के इस साइड क्या किया गया है, इस साइड प्रयोज्य को रखा गया है, व्यक्तियों को रखा गया है, कई व्यक्ति हैं, और दूसरे साइड, इस साइड पे कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन इस साइड से आवाज ऐसी आ रही है कि इनको लग रहा है कि यहां पर भी प्रयोग चल रहा है और यहां पर बहुत शोर शराबा हो रहा है। तो इनको ये आभास हो रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा है नहीं। तो इससे प्रभावित होकर ये लोग भी वैसे ही भीड़ की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यहां पर देखें, एक बार फिर से देखें कि जब प्रयोग को यह आभास हुआ कि दूसरी ओर भी प्रयोग चल रहा है, तो उन्होंने भी वैसा ही व्यवहार किया जैसे कि भीड़ में जब कोई व्यक्ति होता है तो करता है। अर्थात इस अध्ययन का जो रिजल्ट था वो सकारात्मक रहा। तो समझ में आ गया अनुरूपण विधि। अब इसके हम कुछ लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। अनुरूपण विधि का पहला लाभ यह है कि इस विधि द्वारा वास्तविक परिवेश के स्थान पर कृत्रिम परिवेश का प्रयोग करके अध्ययन किया जाता है, जिससे कि वास्तविक परिस्थितियों में नहीं जाना पड़ता है। दूसरा, इस विधि में वास्तविक पर्यावरण के समान सभी अवयवों को शामिल किया जाता है। मतलब जैसे वास्तविक परिस्थितियों में सारी चीजें होती हैं, वैसे ही सारी चीजें यहां पर भी इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि ऐसा लगे कि जो अनुभव हो रहा है वो वास्तविक अनुभव है। इसके अलावा इस विधि द्वारा पर्यावरण की वास्तविकता का, जो वास्तविक पर्यावरण है उसका प्रदर्शन स्लाइड के द्वारा किया जाता है, जिसे दिखाना भी आसान होता है। हमारा तीसरा मेथड है सहसंबंधात्मक विधि या कोरिलेशनल मेथड। इसमें दो चरों या दो कारकों के बीच संबंध देखा जाता है, या ये कह सकते हैं कि जब हम दो चरों या दो कारकों के बीच संबंध को देखते हैं तो वहां पर सहसंबंधात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें देखें, सहसंबंधात्मक विधि का प्रयोग पर्यावरणीय दशाओं में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के मापन हेतु किया जाता है, और इसमें जो अध्ययन करता होता है वो प्राकृतिक और दैनिक जीवन के परिवेश को अपने अध्ययन में शामिल करता है। मतलब प्राकृतिक यानी पर्यावरण से संबंधित और दैनिक यानी मानव जीवन के जो परिवेश है, मानव जीवन से संबंधित दोनों चीजों को, प्राकृतिक और मानव जीवन से संबंधित दोनों चीजों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। अब यहाँ देखें, मैकग्यूगन ने बताया है कि सहसंबंधात्मक शोध एक विशिष्ट प्रकार का अप्रायोगिक शोध है, जिसमें दो परिवर्त्यों
ये परिवर्त्य होगा, परिवर्त्यों या जिसे आप चर के नाम से भी जानते हैं, के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देंगे कि जैसे जो प्रयोगात्मक विधि है, प्रयोगात्मक विधि में वहां पर भी हम संबंध ज्ञात करते हैं, लेकिन हम वहां पर जो स्वतंत्र चर है उसका आश्रित चर पर प्रभाव देखते हैं। मतलब स्वतंत्र चर में हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी भी परिवर्त में, चाहे वो स्वतंत्र हो या आश्रित हो, किसी भी परिवर्त में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो जैसा है उसका हम वैसा ही यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि इससे जो अध्ययन है उसकी शुद्धता बढ़ जाती है और साथ ही साथ परिणामों का जो सामान्यीकरण है वो भी उच्च श्रेणी का हो जाता है। अब सहसंबंध की बात करें तो ये 3 तरह के बताए गए हैं। धनात्मक सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध में क्या होगा कि अगर हम एक कारक में वृद्धि करते हैं तो दूसरे कारक में भी वृद्धि होती है। जैसे अगर वृक्षों में वृद्धि की जाए तो ऑक्सीजन स्तर में भी वृद्धि होगी। अब यहाँ पर देखें तो दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों चीजें, अगर हम वृक्षों को बढ़ा रहे हैं तो ऑक्सीजन स्तर भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में धनात्मक सहसंबंध है। इसके बाद अगर हम नकारात्मक सहसंबंध की बात करें तो नकारात्मक सहसंबंध में अगर एक कारक में वृद्धि होती है तो दूसरे कारक में कमी आती है। जैसे यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जैसे अगर प्रदूषण में वृद्धि होगी तो प्रदूषण में वृद्धि होने से जो मानव स्वास्थ्य है उसमें कमी आएगी। तो यहाँ पर दोनों के बीच में नकारात्मक सहसंबंध देखा गया। अब शून्य सहसंबंध, तो शून्य सहसंबंध ऐसा सहसंबंध होता है जहां पर दोनों कारकों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। ऐसे सहसंबंध को हम शून्य सहसंबंध कहते हैं। अब इसके लाभ की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि सहसंबंध विधि प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों तथा उस परिस्थिति में होने वाले व्यवहारों के बीच संबंध को स्थापित करती है। यानी पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं और उसका व्यवहार पर क्या असर पड़ रहा है, उन दोनों के बीच के संबंध को इससे हम आसानी से जान सकते हैं। और इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, मतलब यहाँ पर जो चर है उसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं किया जाता है। तो इस विधि की उपयोगिता इस कारण से भी बढ़ जाती है। तीसरा है कि प्रतिदर्श का चयन यदि विधि पूर्वक, यानी प्रतिदर्श का जो चयन है वो रैंडमाइज तरीके से किया गया हो तो इससे भी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं आत्म अभिलेख विधि या सेल्फ रिपोर्ट मेथड के बारे में। सेल्फ रिपोर्ट मेथड जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्वयं के बारे में बताना, स्वयं का रिपोर्ट खुद तैयार करना। इसमें बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति है तो वह व्यक्ति ही अपने व्यवहारों तथा अपने अनुभवों के बारे में सत्य सूचनाएं दे सकता है और इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि या इसके साथ साथ और अन्य मापनियों का प्रयोग करके ये सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं जो कि मान्यकृत होती हैं। मतलब ये मापनियां हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड मापनियां होती हैं। और आप देखें तो प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, इन सभी के बारे में चैनल पर ऑलरेडी बताया जा चुका है, आप मेथड्स वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ पर देखें, यहाँ पर वैरन और फिगर ने भीड़ शब्द की परिभाषा को लेकर एक रिसर्च किया। उन्होंने भीड़ की 2 परिभाषाएं बताई। पहली परिभाषा में यह बताया कि भीड़ का तात्पर्य एक स्थान पर अत्यधिक व्यक्तियों की उपस्थिति है। दूसरी परिभाषा यह बताई कि सीमित स्थान का होना भीड़ का कारण है। अब जैसे आप ये मान के चलें कि भीड़ शब्द दे दिया गया और उसके ऑप्शन में ये दोनों परिभाषाएं दे दी गई।
अब लोगों से पुरुष और महिला दोनों से ऑप्शन पे टिक करने के लिए कहा। तो पुरुषों ने जो टिक किया उसमें ये देखा गया कि उनका जो औसत था वो बराबर रहा। आधे लोगों ने पहली परिभाषा को टिक किया कि एक स्थान पर अत्यधिक लोगों की उपस्थिति भीड़ का कारण है, और आधे लोगों ने सीमित स्थान के होने के लिए टिक किया। लेकिन जब महिला प्रयोज्यों पर इसका प्रयोग किया गया तो महिलाओं में पहला जो परिभाषा था कि सीमित एक स्थान पर अत्यधिक व्यक्तियों की उपस्थिति, इस पॉइंट को ज्यादातर महिलाओं ने भीड़ की परिभाषा के रूप में सही समझा। तो इस प्रकार देखें तो मतलब एक ही चीज की लोगों की अलग अलग तरीके से व्याख्या करने की विशेषताएं होती हैं। दूसरे शब्दों में समझें तो हर पर्सन के सोचने समझने की, उसके अपने विचारों को व्यक्त करने की जो शैली है वो अलग अलग हो सकती है, और वो उन चीजों का अर्थ भी अपने तरीके से अलग अलग निकाल सकता है। तो इसीलिए सेल्फ रिपोर्ट मेथड की उपयोगिता यहाँ पर सिद्ध होती है कि सेल्फ रिपोर्ट मेथड से हमें किसी पर्सन के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाता है। अब इस विधि के लाभ क्या हैं उसको देखें। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस विधि द्वारा प्रयोज्यों की वास्तविक अनुभूतियों का सत्य रूप में अध्ययन संभव है। क्यों? क्योंकि पर्सन खुद अपने बारे में बता रहा है। और यदि मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जाए, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं उनका प्रयोग किया जाए, तो परिणाम भी निश्चित रूप से शुद्ध प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ प्रयोज्य द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने देखा कि पर्यावरण मनोविज्ञान की कौन कौन सी विधियां हैं और उनके कौन कौन से लाभ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।